Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, स्वागत है आपका आत्रेय आयुर्वेद संभाषा में। तो आज की हम संभाषा में अष्ट आहार विधि विशेषायतन के बारे में बात करेंगे, जो कि सर्वप्रथम है आहार विधि विशेषायतन क्या है। जो कि है आहार तो आप जानते ही हैं, जो हम खाते पीते हैं वो, और विधि का मतलब होता है विधान या प्रकार, यानी कि आहार का प्रकार या उसको खाने का विधान। विशेष का मतलब है हितकर या अहितकर भोजन। आयतन का मतलब है हेतु या कारण, जिसमें कि इसका मतलब है कि जो बताए गए 8 विधान है उसका पालन करने से क्या होता है, शरीर निरोगी रहता है, और सम्यक रूप से पालन करने पे शरीर निरोगी रहता है, और असम्यक रूप में पालन करने से शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं या फिर शरीर को हानि हो सकती है। तो भोजन का स्वभाव हम देखते हैं। सबसे सर्वप्रथम है प्रकृति, जो कि स्वाभाविक गुण है। प्रकृति का अर्थ है भोजन के अपने स्वाभाविक गुण, यानी कि जो भोजन जैसा है उसका स्वाभाविक गुण। जैसे कि गुरु का मतलब भारी, लघु का मतलब हल्का, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। उदाहरण देखते हैं हम। जिस प्रकार मूंग की दाल स्वभाव से लघु या हल्की होती है और आसानी से पच जाती है। जिस भी पदार्थ का जो स्वभाव है उसको हम प्रकृति कहते हैं। इसके विपरीत, यानी कि इसके जस्ट उल्टा उल्टा जो उड़द की दाल होती है वो गुरु होती है, यानी कि भारी होती है और पचने में इसको समय लगता है। नेक्स्ट है करण या संस्कार। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि घृत में आप कोई चीज मिक्स कर दें। मान लीजिए घृत में आपने कोई औषधि को मिक्स किया, जैसे कि घृत में त्रिफला मिक्स कर दिया, तो वो क्या होगा, त्रिफलादि घृत, जिसमें कि घृत एवं त्रिफला दोनों के ही गुण होंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं संस्कार करना, यानी कि किसी किसी भी पदार्थ में कोई चीज दूसरी अन्य चीज को मिलाना, उसको करण या संस्कार कहा जाता है। तो इसके गुणों में परिवर्तन हम इसका जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। करण का अर्थ है भोजन को तैयार करने की विधि या संस्कार। जैसे कि आग, पानी, मंथन। मंथन का मतलब होता है जैसे कि मान लो मथना, उसको मंथन कहते हैं। जिस प्रकार घी निकालते हैं ना बटर में से, जो मक्खन होता है ना उसमें से घी निकालते हैं, मथना, तो वो उसको भी कहा जाता है। या समय के प्रभाव से भोजन के स्वाभाविक गुणों को बदला जा सकता है। ठीक है, महत्व क्या है, जैसे कच्चे चावल भारी होते हैं। कच्चे चावल का अगर कोई सेवन करता है तो वो भारी होते हैं, लेकिन उन्हें पकाना यानी कि अग्नि के द्वारा संस्कार देना, उसके बाद हल्के और सुपाच्य हो जाते हैं। सुपाच्य मतलब इजीली पच जाते हैं। दूध को जमाकर दही बनाना भी एक संस्कार है, जिसमें कि उसके गुण बदल जाते हैं। और मैंने जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिया कि त्रिफला के साथ घृत को मिलाना, तो वो त्रिफलादि घृत हो जाएगा, जिसमें किसी औषधि यानी घृत या फिर किसी भी चीज में किसी औषधि को सिद्ध करना, तो वो भी संस्कार कहलाता है। एवं भावना देना। ठीक है, संयोग क्या कहलाता है, संयोग का मतलब होता है दो या फिर अनेक द्रव्यों को एक साथ में मिलाना। जब दो या दो से अधिक खाद्य पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसे संयोग कहते हैं। यह संयोग शरीर के लिए लाभकारी होता है या हानिकारक, दोनों हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर घृत को और मधु को समान मात्रा में लिया जाए तो वो विष का काम करता है, लेकिन इसी जगह अगर उसको असमान मात्रा में लिया जाए तो वो शरीर के लिए हितकर होता है और दोषों का शमन करता है। जो मैंने आपको बताया, ये देखिए एज इट इज इसमें लिखा हुआ है विरुद्धाहार। आयुर्वेद में कुछ संयोगों को विष माना गया है। उदाहरण के लिए शहद और घी को बराबर मात्रा का मिलान हानिकारक होता है, वहीं दूध के साथ खट्टे फलों का संयोग वर्जित होता है।
मैंने आपको बताया था, आप एक बार याद करिए कि कुष्ठ रोग में कहा था ना मैंने कि अगर आप खाने में दूध का और खट्टे फल का सेवन करते हैं तो दोष बढ़ जाते हैं और उससे कुष्ठ की उत्पत्ति हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाके कुष्ठ की वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो ये वही है संयोग मिश्रण करना, किसी भी ऐसी चीज का मिश्रण करना दो या दो से अधिक हो जो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं राशि पर। राशि का मतलब होता है मात्रा, और यह दो प्रकार की होती है, जो है सर्वग्रह और होता है परिग्रह। सर्वग्रह का जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, मतलब दो तरीके के लोग आप डिवाइड करके देखिए। सर्वग्रह में वो लोग आते हैं जो कि आलू, दाल, चावल, प्याज और भी चीज़ें, मतलब कई चीज़ें होती हैं, उनको साथ में मिलाकर खाते हैं, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है ये। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि वो थाली में सजाया हुआ, मतलब परोसा हुआ वो जो होता है वो ज़्यादा लाइक करते हैं, है ना। तो जो मिलाकर खाते हैं सारा चीज़, वो मान लीजिए वो सर्वग्रह है। और परिग्रह वो है जो अलग अलग खाना पसंद करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है संपूर्ण भोजन की कुल मात्रा। अब इसमें लगाइए, एक आपने जो मेजरिंग वो होता है ना, स्केल होती है, उस पे किसी ने दाल चावल मिला के दोनों रख दिए, है ना, एक बाउल में, तो वो क्या हो गया, वो सर्वग्रह हो गया। अब परिग्रह में क्या हुआ, दाल का अलग माप ले लिया, चावल का अलग माप ले लिया, दही का अलग माप ले लिया, आलू का अलग माप ले लिया, प्याज और सलाद का अलग माप ले लिया, तो वो हो गया परिग्रह। अब आते हैं हम देश के ऊपर। देश कितने प्रकार के होते हैं, साधारण, जांगल और आनूपदेश, 3 प्रकार के देश होते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, देश के अनुकूल भोजन करना अति आवश्यक होता है। जैसे कि साधारण देश में जहाँ सर्दी गर्मी हर ऋतु आती है ना, उस देश में हर प्रकार का यानी मौसम के अनुसार भोजन करना श्रेष्ठ होता है। लेकिन उसी के विपरीत अगर आप जांगल देश में हैं और अति शीतल भोजन आपने किया तो क्या होगा, वो दोष बढ़ाएगा। या आनूप देश में है तो वहाँ अति आपने रुक्ष भोजन किया तो क्या होगा, वो दोष बढ़ाएगा। तो इसी के हिसाब से खान पान होता है। उत्पत्ति और सेवन का स्थान देखते हैं हम। देश का अर्थ है वह स्थान जहाँ भोजन उगाया गया है और जहाँ उसका सेवन किया जा रहा है। अलग अलग जलवायु, जैसे मारुस्थल या हिमालय। हिमालय में उत्पन्न होने वाली जो औषधियां होती हैं वो अधिक गुणकारी होती हैं, और मरुभूमि में उत्पन्न होने वाली जो औषधियां हैं वो लघु होती हैं। मरुभूमि का मतलब है जिस जगह फसल कम होती है, ठीक है, उसको मरुभूमि कहा जाता है। आहार द्रव्य का उत्पत्ति स्थान तथा उपयोग करने का उत्पत्ति स्थान देश कहलाता है। जैसे कि आपके यहाँ अगर चावल होते हैं तो वो चावल आपको साथ में होंगे, ओक साथ में, ठीक है। उसके भोजन करने के लिए आपको कोई देश या काल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपके यहाँ ही हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे खाना प्लस वहाँ के आपका रहन सहन, वो दोनों उस पर डिपेंड करता है। आनूप देश में रुक्ष और उष्ण गुण होते हैं। जांगल देश में शीत और स्निग्ध गुण होते हैं, जो कि वहाँ के देश के लोगों के लिए साथ में होता है। अनुकूलता मैं बताती हूँ आपको। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग जो उष्ण भोजन करते हैं तो उनको के लिए वो सही है, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे ठंड पड़ रही है तो उष्ण वो भोजन उनके लिए सही रहेगा। तो इसमें लिखा हुआ है ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए उष्ण या गर्म तासीर वाला भोजन लाभकारी होता है, जबकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए शीतल भोजन लाभकारी होता है। हिमालय की जड़ी बूटियां अपने स्थान विशेष के कारण अधिक गुणकारी होती हैं। देखिए, हिमालय में जो औषधियां उत्पन्न होती हैं उनका जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य वाली होती हैं, तथा जो ऐसी जगह पैदा होती हैं जो मरुभूमि है वहां पर क्या रहता है कि वो जो औषधियां होती हैं उसका वीर्य ज्यादातर शीत होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि प्रकृति भी इंसान की प्रकृति के अनुसार चलती है।
अब देखिए इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक दालचीनी आप पैदा करिए ऐसी जगह जहाँ हिमालय हो, ठीक है, ठंडी जगह हो वहाँ, और एक उत्तर प्रदेश में कर लीजिए। तो एज कंपेयर टू वहाँ की जगह से ये वाली जो मतलब उत्तर प्रदेश वाली जो दालचीनी होगी वो कम गुणकारी होगी एज कंपेयर टू दैट, मतलब जो हिमालय वाली दालचीनी है। तो दालचीनी दोनों है, दालचीनी की डंडियां दोनों सेम है, लेकिन गुड़ से मतलब होता है कि कौन सी गुड़ में श्रेष्ठ है। तो वो वाली गुड़ में श्रेष्ठ होगी, उसका वीर्य कौन सा बताया मैंने, उष्ण वीर्य की है वो, है ना। और इस स्थान पे वैसे ही उष्णता रहती है, ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आता ही आता है। जब मैं बीएमएस में पढ़ रही थी ना, तो मैं आपको लिटरली बताती हूँ, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक लगातार मेरे पेपरों में पूछा गया है। मतलब अष्ट आहार विधि विशेषायतन, ये और वैरोदिक आहार और आहार परिणाम कर भाव, ये पूछे ही जाते हैं। मतलब आपको कहीं ना किसी पेपर में मिल ही जाएंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत मतलब दिमाग चकरा देने वाला कि यहाँ पे क्या करना है, किधर क्या लिखना है। तो इसको ना आप मतलब कॉन्सेप्चुअली समझिए, इसको अच्छे से समझिए, और ट्रिक से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस दिमाग में बिठाइए कि कैसा कैसा कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अपने ऊपर चीज़ें अप्लाई करके देखिए। अगर आप आयुर्वेद में चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी कॉपी में शब्द अपने आप उतरेंगे, आपको रटने की आयुर्वेद को कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद ऐसी चीज़ है जिसको रटने की कोई कभी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ठीक है, अब हम टॉपिक से भटक रहे हैं, आगे नेक्स्ट आते हैं, उसमें क्या है। अब हम आते हैं काल में। जो काल होता है वो दो प्रकार का होता है, नित्यक और आवस्थिक। दो प्रकार के काल होते हैं। नित्यक का मतलब होता है प्राकृत रूप से प्रतिदिन करने वाला आहार, यानी कि जैसे अब इंसान है, दोपहर में क्या खा रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी और दही खाता ही है मोस्टली, मतलब ज़्यादातर लोग घरों में यही खाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि किसी पेशेंट को जुकाम हो गया। इमेजिन करके देखिए, देखिए फालतू का मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि अगर जैसे और भी चीज़ें हैं बताने के लिए मैं बता सकती हूँ, और वीडियो को मैं 5 मिनट में ही ख़त्म कर सकती हूँ। लेकिन बात यह है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप लिखेंगे क्या, और रटने से आप कभी नहीं इसको याद कर पाएंगे। आयुर्वेद कभी रटने से याद नहीं होता है। तो नित्यक का मतलब हम समझते हैं क्या होता है। नित्यक का मतलब होता है जैसे घर में दाल चावल सब्जी रोटी और दही, और अचार भी कुछ लोग लेते हैं, है ना। और बेसिकली ये हर सीजन में लिया जाता है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, दोपहर में ज़्यादातर यही बनता है। लेकिन अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया, अब भाई डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप दही अचार वगैरह ये सब तो नहीं खा सकते, चावल भी नहीं खा सकते। तो अब आप क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक आपको जुकाम है तब तक के लिए वो खाना बंद कर देंगे। ठीक है, अवस्था के अनुसार। नित्यक का मतलब ये है कि जो आप डेली भोजन कर रहे हैं, यानी कि दो दाल चावल सब्जी रोटी जो भी है वो आप डेली खा रहे हैं, है ना, उससे आपको दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन किसी और भारी वस्तु के कारण आपको अगर जुकाम हो गया है या प्रतिश्याय हो गया है या कोई और व्याधि हो गई है, तो उस अवस्था के अनुसार उस आहार पर्टिकुलर को रोकना। ठीक है, एवं दवाइयों के साथ कुछ भोजन जो डॉक्टर ने बताया है, जो सजेस्ट किया है, उसको लेना। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि किसी को डायरिया हो गया। ठीक है, तो अब मई मना कर दिया कि आप मई नहीं खा सकते हैं, मतलब ऐसा भारी खाना दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा नहीं खा सकते हैं। तो क्या किया कि वो कुछ टाइम के लिए बंद बंद कर दिया, और अवकाल की अवस्था के अनुसार दलिया पे आ गए, है ना। तो वो कुछ टाइम के लिए जो नित्य भोजन है वो त्यागना पड़ा। तो उसको कहा जाता है आवस्थिक। शरीर की अवस्था के अनुसार, जैसे रोग या स्वास्थ्य के लिए, ज्वर बुखार आना, तो उसमें क्या हल्का भोजन लेना चाहिए। मैं आपको सब एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। अब आते हैं हम, देखिए यहाँ पे होना चाहिए था ये वाली स्लाइड, पर हमने जानबूझ के ये वाली स्लाइड डाली है। क्यों? क्योंकि आप ये गलती ना करें प्लीज। 1 से लेकर 8 तक जो एज इट इज हैं वो वही लिखने हैं, पेपर में गलती नहीं करनी है। ठीक है,
सबसे पहले प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोक्ता, उपयोग, संस्था, ऐसे ही लिखना है आपको। तो आप ही गलती मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि पेपर में जो है ना, अगर आपने आगे पीछे लिखा तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट दें, क्योंकि हमारे में तो ऐसा होता था कि जब हम पेपर देते थे तो उस टाइम क्या वो नंबर काट देते थे इसी चीज़ के कि आपने आगे पीछे लिखा हुआ है। तो हमारी एक क्लासमेट थी और उसने उसने आगे मतलब राशि और काल में थोड़ा सा डिफ वो हो गया था, तो उसने उसी बात के नंबर काट दिए थे। तो उपयोगिता हम इस पे आते हैं। उपयोगिता का मतलब होता है आहार के सेवन करने वाला व्यक्ति को उपयोक्ता कहा जाता है। यानी कि आहार का जो उपयोग कर रहा है उसको उपयोक्ता कहा जाता है। उपयोक्ता वह व्यक्ति है जो भोजन को ग्रहण करता है। हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति और पाचन शक्ति अलग होती है। अब कोई होता है वो ठूसता ही रहता है, मतलब दिन में वो कम से कम 10 बार खाता है, और कोई ऐसा होता है कि सुबह खा लेगा फिर सीधे शाम को रात में खाएगा। तो हर किसी की अग्नि, हर किसी के दोष अलग अलग होते हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति में सेम दोष सेम लक्षण नहीं मिल सकते, ना सेम अग्नि होगी किसी की। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या होता है कि आजकल के लोग जो हैं वो प्रोटीन इनटेक के पीछे भाग रहे हैं कि पर डे का इतना प्रोटीन लेना चाहिए, उतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतनी कैलोरी लेनी चाहिए, इतनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए, इतना ये करना चाहिए। लेकिन हर इंसान की प्रकृति और हर इंसान की अग्नि अलग अलग होती है। कोई भी इंसान सेम नहीं होता। तो आप एक वीडियो में या एक किसी को देखकर ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है, हर किसी का अलग अलग होता है। और ये जो है उपयुक्तता, ये जो है सबके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि किसको कितना इनटेक करना है, कितना नहीं करना है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप कितना खाते हैं। अब भाई किसी को हर 2 घंटे में भूख लगती है तो वो अपनी मील कैसे स्किप कर सकता है? वो चक्कर खा के गिर जाएगा भाई। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं नहीं कर सकती भाई कोई भी मील स्किप। मुझे चाहिए हर 2-3 घंटे में खाना। तो हर इंसान की अग्नि अलग होती है, और अपनी अग्नि के अनुसार भोजन करिए, किसी की बातों में मत आइए। तो सेवन करने वाले व्यक्ति को मैंने बता दिया कि जो सेवन करता है उसको उपयोक्ता कहा जाता है। हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति और पाचन शक्ति अलग अलग होती है। और ओक साथ में, अभी मैंने एक टर्म अभी पीछे इस्तेमाल किया था जिसको कहा था ओक साथ में, है ना। अब भाई आप पूछेंगे मैम ये ओक साथ में क्या कह गई, क्या होता है ओक साथ में? ओक साथ में वो चीज है जो भोजन व्यक्ति को बचपन से अभ्यास में है। यानी कि अगर आप बचपन से दूध पीते आ रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस बताते हैं अपने आप को। उनको क्या होता है, वो बचपन से उनको ओक साथ में नहीं होता है, वो नहीं पी सकते। जैसे कि वीगन लोग जो होते हैं, अगर आप उनको दूध की कोई चीज़ खिला दीजिए, पनीर की कोई चीज़ खिला दीजिए, उनको उल्टी हो जाएगी। अब जैसे मैं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ प्योर। तो बचपन में क्या था कि लोग वाग बाहर ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे तो एक ठेला आया जिसमें अंडे बिक रहे थे, और मेरे जो अगल बगल वाले बच्चे थे तो वो खाते थे, उनके घर में बनता था। और हमारे यहाँ पे तो नहीं, बिल्कुल मतलब मना था। तो मैंने वो क्या किया, अनजाने में वो अंडा खा लिया। फिर मुझे जो डायरिया हुआ था, मतलब ऊपर से नीचे से ऊर्ध्व मार्ग से अधोभाग से इतना ज़्यादा वॉमिटिंग, और मतलब इतना ज़्यादा डायरिया हो गया कि मैं 3 दिन के लिए एडमिट हो गई थी। तो वो मुझे ओक साथ में नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओक साथ में क्या चीज़ है। वो क्या है, जो व्यक्ति भोजन बचपन से अभ्यास में है और जो शरीर के अनुकूल हो गया है, वह उसे उसके लिए श्रेष्ठ है। व्यक्ति को अपनी प्रकृति वात पित्त कफ को ध्यान में रखकर ही भोजन का चुनाव करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप कॉन्सेप्ट ओक साथ में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं उपयोग संस्था पर। उपयोग संस्था होता है भोजन का नियम। हर भोजन का अपना नियम होता है। सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करना है, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है, क्या हम लोगों को स्नैक्स में लेना है, वो सारा उसको कहा जाता है उपयोग संस्था। यानी कि भोजन का नियम, किस कैसे बैठ के खाना खाना है, कितने टाइम खाना खाना है। और आप आगे आएंगे ज़्यादा, अगर आप संहिता पढ़ेंगे आगे तो उसमें भोजन करने का काल भी बताया गया है, कौन से काल में भोजन करना है आपको। जो अर्धरात्रि होती है उस टाइम भोजन नहीं करना है ना। और अगर आप व्यायाम कर तुरंत करके आए हैं तो उस टाइम पानी नहीं पीना है, उस टाइम नहीं कर सकते आप, पानी का एकदम ग्रहण नहीं कर सकते। वो क्या होगा, आपको दिक्कतें पैदा करेगा, शरीर में बीमारियां पैदा करेगा।
ऊष्णम अश्नीयात यानी कि भोजन गर्म होना चाहिए। ठंडा भोजन क्या करेगा? रोगों की उत्पत्ति करेगा शरीर में। स्निग्धम अश्नीयात भोजन में थोड़ी चिकनाई यानी कि घी और हल्का सा तेल होना चाहिए। एकाग्र मन यानी कि शुद्ध मन, गुस्से में और वैसे लड़ाई झगड़े में ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। एकदम एकाग्र मन से भोजन करना चाहिए, शांत रहकर एकदम मौन रहकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए और ना ही यूं, और ना ही वो ऐसा कि कुछ लोग होते हैं सामने यूट्यूब चला के फ़ोन में वीडियो देखते हुए खाना खा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एकाग्र मन से एकदम भोजन किया जाता है। भोजन ना बहुत जल्दी करना चाहिए और ना ही बहुत धीमे करना चाहिए। ये सारा क्या है? भोजन करने के नियम है। किस टाइम भोजन करना है, किस काल में भोजन करना है, कितना भोजन करना है, वो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितना भोजन करना है। लेकिन किस काल में भोजन करना है, अब आप आधी रात में खाना खा रहे हैं तो ये नहीं है, है ना? कभी आप आधी रात में पिज्ज़ा खा के देखिए। भाई मैंने खाया था एक बार गलती से, वो ऐसा भयंकर उसका दुष्परिणाम निकला था कि क्या ही बताऊँ मैं। खैर छोड़िए उस बात को। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आहार विधि विशेषायतन इन 8 नियमों का पालन करने से न केवल भोजन का सही पाचन होता है, बल्कि यह शरीर को बल, वर्ण और दीर्घायु प्रदान करता है। स्वस्थ जीवन के लिए क्या खाएं से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है कि कैसे खाएं। लोग बोलते हैं ना शाम को, क्या बनाएं यार, आज क्या होना चाहिए, पिज्ज़ा पार्टी करते हैं। उससे अच्छा ये है, ये सोचो कि कैसे खाएं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम रख के बैठ गए बड़ा सा लार्ज साइज पिज्ज़ा और ठूसे जा रहे हो कोल्ड ड्रिंक के साथ। ऐसा नहीं होता है। हमेशा भोजन को अच्छी तरह खाना चाहिए, जो अपने देश का काल का उसके साथ में हो। ठीक है? धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको नोट्स प्रोवाइड करने में पूरी मदद करेगी। और ऐसी ही वीडियो में आगे जाने के लिए, और आप प्लीज़ अपना कमेंट छोड़ा करिए कि आपको कैसी लगी वीडियो। आप बस देख के छोड़ जाते हैं, लेकिन आप कभी एक बार बताते भी नहीं हैं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता है ना आगे जाने का। बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच गाइज।